Hello and welcome to our channel Jeet Ki Pathshala. Today we will discuss chapter 3 elective geography of class 10. Chapter is region and regional geography of the world. So let's begin. So 3.01 we will see concept of region and regional geography. सबसे पहले रीजन और रीजनल ज्योग्राफी इसका मीनिंग क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. रीजनल ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमंग मैनी ब्रांचेस ऑफ द डिसिप्लिन ज्योग्राफी. तो रीजनल ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. दिस ब्रांच हैज़ बीन रिसीविंग स्पेशल इम्पोर्टेंस फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द डिसिप्लिन. और जब से ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से ही रीजनल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा गया है ज्योग्राफी में. रीजनल ज्योग्राफी प्रेजेंट्स द ओवरऑल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ एनी रीजन, कंट्री और ए कॉन्टिनेंट. रीजनल ज्योग्राफी में जनरली हम लोग एक रीजन के बारे में या फिर एक देश के बारे में और समटाइम्स वी डिस्कस अबाउट द एंटायर कॉन्टिनेंट. ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फिजिकल, सोशल and economic condition and transport communication etc. of a country or region can be found through such study. और अगर हम लोग रीजनल ज्योग्राफी को अच्छा से पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी एक जगह का या फिर किसी भी एक देश के बारे में वहाँ पे किस तरह का फिजिकल कंडीशन यानी कि वहाँ पे किस तरह का लैंडफॉर्म है, वहाँ पे किस तरह का सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इवन वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में भी अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं. रीजनल ज्योग्राफी ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट स्पेशल वेरिएशन विद इन ए रीजन कंसर्न. यानी कि रीजनल ज्योग्राफी के तहत हम लोग किसी भी एक जगह का, किसी भी एक रीजन का पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन कितना है, वहाँ का डेंसिटी या फिर वहाँ का जो पॉपुलेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं. इन एडिशन इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द नेचर ऑफ ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कंसर्न रीजन्स एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. रीजनल ज्योग्राफी में एक जगह और दूसरी जगह किस तरह से कनेक्ट है, वहाँ पे किस तरह का लैंडफॉर्म्स है या फिर वहाँ का फिजिकल नेचर कैसा है वो भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं. इन शॉर्ट रीजनल ज्योग्राफी इज़ द कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड रीजन. यानी कि रीजनल ज्योग्राफी के अंडर में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स जो है सबके बारे में अच्छी तरीक़े से समझ सकते हैं. रीजनल ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विथ ए रीजन. यानी कि रीजनल ज्योग्राफी जो है किसी न किसी एक रीजन के साथ में कनेक्ट रहता है. नेचुरली ए क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट इज मीन बाय ए रीजन. अब नेचुरली एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि आखिर ये रीजन क्या है, व्हाट इज मीन बाय ए रीजन. ऑल्दो द टर्म रीजन इज यूज्ड बाय ऑल इन सिंपल सेंस, its actual meaning and the underlying concept are somewhat different in geography. सभी लोग रीजन जो शब्द है इसको छोटा सेंस में ले लेते हैं, लेकिन अगर ज्योग्राफी का हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग है और इसका जो आइडिया है, कंसेप्ट जो है थोड़ा अलग है. It can be said that since the beginning of the advancement of modern geography, the regional concept and the debates associated with it have kept the geography related थिंकिंग वाइब्रेंट. और हम लोग यह बोल सकते हैं कि जब से मॉडर्न ज्योग्राफी डेवलप हुआ है तब से लेके अभी तक ये रीजनल ज्योग्राफी जो टर्म है इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट किया गया है कि आखिर इसका मीनिंग क्या है. Many geographers in the world have done regional geographic study or associated themselves with regional planning and put forward views about region from their own experience and perspective. तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स स्पेशली वो लोग होते हैं जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं. तो मैनी ज्योग्राफर्स इन द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड के बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने क्या किया, ये रीजनल ज्योग्राफी को क्या किया, स्टडी किया और उन्होंने क्या किया, कुछ डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस. उनके अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए और अपना आइडिया देते हुए बहुत सारा रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर में डेफिनेशन दिया गया है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़. और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है इसमें बहुत सारा क्या है, डाइवर्सिटीज़ है. यानी कि बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे. जैसे कि अगर लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज भी बहुत सारा है. लैंड फॉर्म्स अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा लैंड फॉर्म्स है. रिलीजन बहुत सारा है. तो इस अर्थ में बहुत सारा क्या है, डाइवर्सिटीज़ है.
एवरी रीजन्स और एवरी प्लेस हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस अर्थ में बहुत सारा जगह है और एक जगह क्या है दूसरा जगह के साथ में मैच नहीं करता है। एक जगह का अपना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक जो वातावरण है, एक जो इन्वायरमेंट एक जगह का है वैसा ही इन्वायरमेंट दूसरा जगह पे नहीं हो सकता है। देयर आर ऑल्सो इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस, और क्या है इन्वायरमेंट भी एक जगह का दूसरा जगह के साथ मैच नहीं करता, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। Due to variety of regions including the Earth's position in the solar system, Earth's shapes and structure, its rotation, revolution, etc., the physical environment is different in different locations of the Earth's surface. तो एक जगह का इन्वायरमेंट एक जगह का लैंडफॉर्म दूसरा जगह पे क्यों मैच नहीं करता, इसके लिए बहुत सारा कारण है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है अर्थ का जो पोजीशन है इन द सोलर सिस्टम वो एक रीजन हो सकता है, अर्थ का शेप एंड स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर रोटेशन रिवोल्यूशन रीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत रीजन्स है जिसके कारण क्या होता है इन्वायरमेंट एक जगह का इन्वायरमेंट दूसरा जगह के साथ मैच नहीं करता है। द स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि एक जगह का जो नेचुरल रिसोर्सेस है दूसरे जगह के साथ वो मैच नहीं कर सकता है। कोई जगह बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस पाया जाता है, किसी अन्य जगह पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे रिसोर्सेस कम हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस आर ऑल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट, यानी कि एक ही रिसोर्सेस का भी कैरेक्टरिस्टिक दो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रहता है। यानी कि कोयल को ले लो, एक जगह का कोयल या फिर दूसरा जगह के कोयल के साथ अगर हम लोग मैच करेंगे तो उसमें भी क्वालिटी डिफरेंस होगा। रिसोर्सेस तो सेम ही है, कोयल है, लेकिन क्या है उसका क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। नेचुरली द इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिजल्टेड फ्रॉम सच ए सिचुएशन वुड ऑल्सो बी डिफरेंट, as we know that two different places will have different types of natural resources, और even if same the quality may be different। हमें पता है कि दो जगह रिसोर्सेज के मामले पे सेम नहीं हो सकता है, एक जगह पे ज़्यादा रिसोर्सेज पाया जा सकता है, दूसरी जगह पे कम रिसोर्सेज पाया जाता है। अगर इक्वल क्वांटिटी मिला भी तो उसका क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि ऑल्दो टू डिफरेंट प्लेसेस में बी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, भले ही दो जगहों पे नेचुरल रिसोर्सेस मिल सकता है लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन दोनों ही जगह का सेम नहीं हो सकता है। इन सोशल कंटेक्स्ट सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स डिफरेंसेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक जगह का सोशल नॉर्म्स यानी कि एक जगह का सामाजिक जो सिस्टम है वह दूसरे जगह के साथ में मैच नहीं कर सकता है। ऑल्दो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन टू countries through globalization has increased in the contemporary period, the trend of regional and class based differences is still continuing in the world। भले ही आज का डेट पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में बाय द मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट का ज़माना आ गया है, जिसके कारण क्या हो गया है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है, अच्छा रिलेशन बना रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन आज भी जो रीजनल क्लास डिफरेंसेस है यानी कि रीजन वाइज जो डिफरेंसेस है वो आज भी इस वर्ल्ड पे देखने को मिलती है। इवन इन सम सिचुएशन द डिफरेंसेस आर फाउंड टू हैव इंक्रीज्ड पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी भी हम लोग ऐसे बहुत सारे जगह के बारे में पढ़ सकते हैं जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है दूसरे जगह पे बहुत नीचे है। हेंस इट इज़ सीन दैट देयर exist environmental, historical, socio-economic, political differences in our same planet Earth। तो इससे ये पता चलता है कि भले ही सभी लोग अर्थ पे ही रहते हैं लेकिन एक जगह का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरा जगह का लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में मैच नहीं कर सकता है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिटीज़ एंड विलेजेस। सिटीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड और विलेज का लिविंग स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है, बट वी लिव इन द सेम प्लानट। भले ही हम लोग प्लानट अर्थ पे ही रहते हैं लेकिन टाउन या फिर सिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है रहन सहन का जो तरीका है गांव के लोगों के साथ मैच नहीं करता है, यानी कि आज भी वो डिफरेंसेस रीजनल डिफरेंसेस है। इन ऑर्डर टू मोर क्लियरली अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज ऑन द अर्थ इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द लार्ज अर्थ इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर डिवीजन। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए ये जो बड़ा अर्थ है उसको छोटे टुकड़ों में भाग करके पढ़ाई करना होगा। Then only it becomes possible to determine the real nature of each part। तभी हम लोग इसको अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। On the basis of some distinct objectives, the geographers divide the earth so as to study the earth's surface conveniently। तो अर्थ का जो पढ़ाई है, रीजनल ज्योग्राफी का जो पढ़ाई है, इसको समझने के लिए आसान बनाने के लिए ज्योग्राफर्स ने क्या किया, ये सारा जो स्टडी है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। Generally, such division is done in two different ways।
दो डिवीजन किया गया है। नंबर 1 में है ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। पहला डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम। ज्योग्राफिकल एलिमेंट, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स का मतलब हुआ जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए जिस जगह का सेम नेचुरल एलिमेंट्स है, जैसे कि सेम सॉइल क्वालिटीज़ है, सेम फिजिकल फीचर्स है, उसको एक जगह पे डिवाइड किया गया है, एक साइड पे रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट्स। एंड नंबर 2 क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी जगह वहाँ के काम को देखते हुए उसको सेपरेट किया गया है। यानी कि सपोज दो डिफरेंट सिटीज़ है और दोनों ही सिटीज़ का सेम वर्क है, सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो उसको एक ही ग्रुप पे रखा गया है। ईच पार्ट और डिवीजन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन होमोजेनिटी इज कॉल्ड होमोजेनियस रीजन। ना होमोजेनियस रीजन का मतलब हुआ जब एक से ज़्यादा जगहों का सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन या फिर लैंड फॉर्म्स जब एक ही हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस रीजन। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम होना। जब भी एक या फिर उससे ज़्यादा जगहों का क्वालिटी सेम रहता है उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस रीजन। On the other hand, if such identification is done based on functional relationship, it is known as functional region। और functional region का मतलब होता है जब एक या फिर उससे ज़्यादा जगह का जो इनकम सोर्स है, यानी कि फंक्शन जो है, काम जो है, अगर वो सेम हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रीजन। होमोजेनियस रीजन का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ का लैंड फॉर्म, सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, वेजिटेशन सेम है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस रीजन। फंक्शनल रीजन का मतलब हुआ जब एक से ज़्यादा जगहों का फंक्शन जो है, काम जो है, एक अगर है तो उसे बोलते हैं फंक्शनल रीजन। नाउ विल डिस्कस होमोजेनियस रीजन। थोड़ा होमोजेनियस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। द होमोजेनियस रीजन इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। होमोजेनियस रीजन को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसका एलिमेंट को समझना होगा। फॉर दिस पर्पज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रीजन्स कैन बी साइटेड हियर। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक जगह को लेना होगा, एक नेचुरल रीजन को लेना होगा। ए नेचुरल रीजन इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी अमंग द फिजिकल एलिमेंट्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एट्सेट्रा। सो नेचुरल रीजन इज आइडेंटिफाइड, एक नेचुरल रीजन दूसरा नेचुरल रीजन के साथ कैसे मैच करता है, क्या क्या क्वालिटी देखना होगा सेम देखने के लिए, जैसे सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन एट्सेट्रा। द मॉनसून रीजन इज ए नेचुरल रीजन। तो मॉनसून रीजन क्या है, एक नेचुरल रीजन है। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट सिमिलरिटीज अमंग द एलिमेंट्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन बिलोंगिंग टू दिस रीजन। मॉनसून रीजन के अंदर जितने भी कंट्री है उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल या फिर वेजिटेशन जो है क्या है, सेम है, होमोजेनियस है, इसलिए उसको मॉनसून रीजन एक रीजन पे रखा गया। On the basis of such similarities, the Brahmaputra Valley of Assam can be considered as a small region। ब्रह्मपुत्र वैली को भी एक छोटा सा नेचुरल रीजन कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं इन सब का क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल एंड वेजिटेशन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसको हम लोग एक छोटा सा नेचुरल रीजन भी कह सकते हैं। Sometimes based on only one element also a region can be determined, for example linguistic region। और कभी कभी एक एलिमेंट के जरिए भी एक रीजन घोषित किया जा सकता है। पहले वाला पे हम लोगों ने देखा सॉइल क्वालिटी, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन, 3-4 जो एलिमेंट्स थे वो सेम था। कभी कभी एक एलिमेंट से भी एक जगह को रीजन कहा जा सकता है, जैसे कि लैंग्विस्टिक रीजन। लैंग्विस्टिक रीजन का मतलब होता है ऐसा रीजन जहाँ पे मैक्सिमम लोग एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर सिमिलर लैंग्वेज इज स्पोकन दैट कैन बी नेम्ड एज ए लैंग्विस्टिक रीजन आफ्टर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। इस वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा जहाँ पे मैक्सिमम लोग उस जगह के एक ही लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्विस्टिक रीजन। और क्या भाषा का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसी भाषा को लेके उस रीजन का नाम दे सकते हैं। जैसे कि Thus from the point of language the हिंदी लैंग्विस्टिक रीजन, अगर किसी जगह पे हिंदी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हम लोग उसे हिंदी लैंग्विस्टिक रीजन कह सकते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाला एरिया। दूसरा है आसामीज लैंग्विस्टिक रीजन। सो आसाम कैन बी कंसिडर्ड एज आसामीज लैंग्विस्टिक रीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक्स हियर आसामीज। आसामीज लैंग्विस्टिक रीजन कह सकते हैं क्योंकि आसाम में मैक्सिमम पीपल आसामीज का ही इस्तेमाल करते हैं।
Bodo linguistic region, if you go toward Bodoland, then maximum people speaks their Bodo language, so that region will be बोडो लैंग्विस्टिक रीजन। बोडोलैंड में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग बोडो भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वह रीजन जो है वो बोडो लैंग्विस्टिक रीजन होगा। इफ़ यू गो टू सम अदर प्लेस एंड इफ मैक्सिमम पीपल आर स्पीकिंग बंगाली लैंग्वेज, देन दैट रीजन कैन बी कंसिडर्ड एज Bengali linguistic region, and these are known as homogeneous region because here one thing is common or one thing is same, and that is language. So based on language some areas may also be declared as a homogeneous region, क्योंकि ये सारे जो जगह है वह बेसिकली लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए रीजन बोला गया। Now functional region, such region is determined based on functional relationship among the different elements. Functional region generally किसी भी जगह का function को देख के determine किया जाता है। Generally a functional region is identified centering around a town or market center. Functional region ज़्यादातर किसी भी city के आसपास या फिर किसी भी बड़े market के आसपास ही पाया जाता है। Every town or market center has its own regions whose functional activities are mainly directed by centering the concerned town. जितने भी टाउन और जितने भी मार्केट है उनका अपना ही एक फंक्शनल रीजन होगा। यहाँ पे फंक्शनल रीजन का मतलब होता है टाउन के आसपास, टाउन के आमने सामने जितने भी एरिया होते हैं उसको फंक्शनल रीजन कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी काम होंगे, जितने भी प्रोडक्शन होगा वो मार्केट को या फिर सिटी को ध्यान पे रख के ही वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। सिटीज़ और टाउन के आसपास जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज़ होंगे उनका मेन मकसद होगा कि जितने भी गुड्स वो लोग प्रोड्यूस करेंगे सारा कहाँ पे भेजेंगे और सबसे पास जो मार्केट है उसी पे ही सप्लाई देंगे। In other words, the areas around a town are linked with town in such a way that these areas cannot survive without the town. और फंक्शनल रीजन का जो काम होता है, फंक्शनल रीजन में जितने भी कंपनी, जितने भी इंडस्ट्रीज होंगे वह सब टाउन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। यानी कि मिडिल में होगा टाउन और उसके चारों ओर होंगे क्या, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एरियाज जिसे हम लोग फंक्शनल रीजन कहेंगे। और यह फंक्शनल रीजन क्या करेंगे, बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और वो सारा गुड्स कहाँ पे सप्लाई होगा, वो जो नियरेस्ट टाउन है। यानी कि फंक्शनल रीजन हमेशा टाउन के ऊपर में ही डिपेंड रहता है। अगर टाउन नहीं है तो फंक्शनल रीजन सर्वाइव नहीं कर सकता है। Similarly, without these interlinked areas also the town cannot sustain. टाउन भी फंक्शनल रीजन के अलावा सस्टेन नहीं कर सकता है। यानी कि फंक्शनल रीजन टोटली टाउन के ऊपर डिपेंड है, उसी तरह टाउन भी फंक्शनल रीजन के ऊपर में ही डिपेंड है, क्योंकि सारा प्रोडक्शन जो है फंक्शनल रीजन में ही होगा। टाउन में इंडस्ट्रीज नहीं होते, टाउन के आमने सामने हो सकते हैं जो कि प्रोडक्शन करने के बाद में टाउन पे ही भेजेंगे। तो टाउन सर्वाइव करता है फंक्शनल रीजन के कारण और फंक्शनल रीजन सर्वाइव करता है टाउन के कारण। द सराउंडिंग रीजन इज फंक्शनली इंटरलिंक्ड थ्रू इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज विद द टाउन। और टाउन के आसपास चारों ओर जो एरियाज होंगे जिसे हम लोग फंक्शनल रीजन कहते हैं, ये फंक्शनल रीजन क्या है, टोटली टाउन के ऊपर लिंक्ड रहता है, कनेक्ट रहता है। इन दिस वे बाउंड्री ऑफ द रीजन लिंक्ड विद द टाउन कैन बी इजीली डिटरमाइंड। और वो बाउंड्री जहाँ टाउन खत्म होके फंक्शनल एरिया स्टार्ट होता है उसको आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। इवन दो द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ दिस रीजन्स आर नॉट सिमिलर टू वन अनदर, दे आर इंस्पेरेबली इंटरलिंक्ड थ्रू इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। भले ही फंक्शनल रीजन और टाउन जो है देखने में सिमिलर ना हो, लेकिन ये दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। The regions identified based on the central places like town, market, etc. are known as functional region. इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जगह जो टाउन को ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड हुआ हो या फिर मार्केट को ध्यान में रखते हुए डेवलप हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रीजन। एवरी टाउन हैज ए फंक्शन रीजन, और हर टाउन का क्या होता है, एक फंक्शनल रीजन होता है। यानी कि टाउन मिडिल में और इसके चारों ओर क्या होता है, एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे फंक्शन होता है। जहाँ पे फंक्शन होने का मतलब होता है जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होते हैं और वो सारा प्रोडक्शन करने के बाद कहाँ पे सप्लाई दिया जाता है, वो नियरेस्ट टाउन पे ही दिया जाता है।
द फंक्शनल रीजन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड थ्रू रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द टाउन। और ये फंक्शनल रीजन जो है टाउन के साथ कनेक्टेड रहता है बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिस्टम से फंक्शनल एरिया जो है टाउन के साथ में कनेक्ट रहता है। एवरी डे देयर इज ए मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द रीजन। और हर दिन फंक्शनल रीजन से टाउन की ओर और टाउन से फिर फंक्शनल रीजन की ओर बहुत सारे लोग मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर से उधर करते हैं। द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑल्सो कम टू द सेंटर ऑफ द टाउन। और फंक्शनल रीजन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है अल्टीमेटली कहाँ सप्लाई होता है? टाउन में। इन द सेम वे वेरियस सर्विसेज एंड कमोडिटीज मूव टू द रीजन फ्रॉम द टाउन। और इसी तरह से बहुत सारा सर्विसेज एंड कमोडिटीज फ्रॉम टाउन ऑल्सो मूव्स टूवर्ड द रीजन। रीजन में बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद टाउन में सप्लाई किया जाता है और टाउन में से भी बहुत सारा गुड्स जो है फंक्शनल रीजन की ओर सप्लाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फेनोमेना द बाउंड्री ऑफ ए फंक्शनल रीजन कैन बी डिटरमाइंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए फंक्शनल रीजन और टाउन या फिर सिटी को सेपरेट किया जा सकता है। गुवाहाटी सिटी हैज अ लार्ज फंक्शनल रीजन। और गुवाहाटी सिटी का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। गुवाहाटी एक सिटी हुआ और गुवाहाटी सिटी का बहुत सारा फंक्शनल रीजन है। गुवाहाटी सिटी के चारों ओर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है और वो सारा सप्लाई कहाँ पे होता है? गुवाहाटी सिटी पे होता है। गुवाहाटी सिटी इज इन द मिडिल एंड अराउंड इट देयर आर मेनी फंक्शनल रीजन। विदिन द फंक्शनल रीजन ऑफ गुवाहाटी सिटी अगेन देयर आर मेनी स्मॉल एंड लार्ज टाउन्स एंड मार्केट सेंटर्स। और गुवाहाटी सिटी के चारों जितने भी फंक्शनल रीजन है उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्मॉल एंड लार्ज टाउन मार्केट भी आते हैं। इट इज़ नोटेबल दैट देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ वेरियस सर्विसेज कम्युनिटीज एंड लैंग्वेजेस एमंग द फंक्शनल रीजन। और जैसे कि हम जानते हैं कि गुवाहाटी सिटी के चारों ओर बहुत सारे फंक्शनल रीजन्स है, तो उनमें भी ये देखा गया है कि सर्विसेज, कमोडिटीज़ और फिर लैंग्वेज का भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है विद इन दी फंक्शनल रीजन। इन दिस वे इन्यूमरेबल फंक्शनल रीजन्स कवर द होल अर्थ लाइक ए नेट। और इसी तरह से इंटायर अर्थ में एक नेट की तरह बहुत सारे फंक्शनल रीजन्स है। फंक्शनल रीजन्स कहाँ पाए जाते हैं? हर टाउन के चारों ओर, हर सिटी के चारों ओर, हर डेवलप्ड एरिया के चारों ओर। और इंटायर अर्थ में कितने फंक्शनल रीजन होंगे? वी कैन नॉट इमेजिन दैट वन। रीजन इज द बेसिस फॉर रीजनल ज्योग्राफिक स्टडी। और रीजन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया क्या है? एक बेसिस है रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। इंटायर अर्थ का एक ही बार स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। सो टू मेक इट कन्वीनियंट वी हैव टू स्टडी रीजन वाइज। देयर कैन बी ए गुड स्टडी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी ऑन ए रीजन। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर रीजन यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया का अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। If the study of a number of regions is done at a time, it comes out which region is advanced and which one is backward. अगर हम लोग एक ही साथ एक से भी ज़्यादा रीजन का स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चल सकती है कि कौन सा रीजन एडवांस्ड है यानी कि कौन सा रीजन डेवलप्ड है एंड कौन सा बैकवर्ड है। It can also be determined through regional geographic study as to why one region is lagging behind. और अगर एक साथ एक से ज़्यादा रीजन का स्टडी किया जाएगा तो उसमें हमें पता चल सकती है कि कौन सा एडवांस है और कौन सा अंडर डेवलप है। तो उसके बाद हमें यह भी पता चल सकती है कि क्यों एक जगह दूसरे जगह की तुलना पे डेवलप नहीं है। इन दिस वे रीजनल ज्योग्राफी ऑल्सो हेल्प्स इन रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग। और इस तरह से रीजनल ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेवलप है और कौन सा अंडर डेवलप, तो उस अंडर डेवलप को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लान बना सकते हैं। Hence, what is region, how it can be determined, how regional development can be made possible, etc. are some of the important questions associated with geography, especially regional geography. तो what is region और how it can be determined, यानी कि रीजन क्या है और एक रीजन का जो बाउंड्री है वो क्या हो सकता है, रीजनल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ एसोसिएट है, स्पेशली रीजनल ज्योग्राफी के साथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।